सो गाइस, जैसा कि हमने जियानगु सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि हमारा मेन कैरेक्टर पीटर जो कि अपनी सिस्टर रूबी के साथ में था, उसकी जान एक बंदा बचाता है जिसका नाम होता है जू ज़ैंग। पीटर ने यहाँ पर जैसे ही एक फाइट को जीता था तभी वहाँ पर एक जासूस बंदा आ जाता है, जिसको देखकर पीटर कहने लगता है कि ये बंदा आखिर यहाँ पर कैसे आया और मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तो जू ज़ैंग पीटर से कहते हैं कि चिंता मत करो, ये हमारा ही आदमी है जो कि एक सीक्रेट एजेंट नंबर 327 है, जो कि शूशान डार्क सेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वो मुझे यहाँ पर एक जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए आया होगा। तो फिर ये मोटा बंदा कहने लगता है कि मास्टर जू ज़ैंग, आप अभी जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं होता। तो जू ज़ैंग उससे कहते हैं कि बकवास मत करो और मुझे जरूरी बात बताओ। तो फिर वो अपने पास में रखा हुआ एक खत निकाल कर जू ज़ैंग को दे देता है और कहने लगता है कि मास्टर वैन ताओ, आप लोगों के लौटने का दिन और रात इंतजार कर रहे हैं, वो तो आपके लिए एकदम से पागल हुए जा रहे हैं। तभी लिटिल रूबी उस खत को पढ़ती और देखती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वैन ताओ के इस बात की खबर लगी थी कि जू ज़ैंग को किसी ने काट कर मार दिया, लेकिन वैन ताओ को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इसीलिए वैन ताओ ने इस बात की शर्त लगाई थी कि तुम लोग उस अटैक को सरवाइव कर गए होगे अगर आप कल ही यहाँ से हमारे साथ में नहीं चले तो वैन ताओ को 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी होंगी। जिस बात पर पीटर कहने लगता है कि उसने 10,000 की क्यों नहीं लगाई, लेकिन रूबी तो यहाँ पर असल में गलत ही स्क्रोल को पढ़ रही थी। वो जैसे ही उसको दूसरा स्क्रोल देता है तो उसके अंदर जू ज़ैंग के बारे में लिखा हुआ था। तो रूबी जू ज़ैंग से कहती है कि मैं जानती थी तुम बहुत ही ज्यादा शराब पीते हो। जिस बात से जू ज़ैंग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और जब वो तीसरी बार एक और स्क्रोल को निकालता है तो जू ज़ैंग उसको जलाकर राख कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा जरूरी बातें अपने ध्यान में रखी जाती हैं। जिसके बाद फिर वो मोटा जासूस कहने लगता है कि वैसे जरूरी बात तो पीटर के बारे में है। इसके बारे में कहा गया है कि लाखों में एक पैदा होने वाला जीनियस तो यही है, इसका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट होगा कि ये सभी को ओवरटेक कर जाएगा। तो पीटर अपने मन में कहने लगता है कि ज्यादा लंबी लंबी मत हाँको, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जैसा कि तुम बता रहे हो। तो फिर वो जासूस कहने लगता है कि तुम तो केवल जल्दी से सू माउंटेन वापस लौट कर आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कि अब किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें बुली करे। तो फिर जू ज़ैंग कहने लगते हैं कि बड़े मास्टर के लिए ये मेरा नया अप्रेंटिस है जो कि है पीटर, मैं इस छोटी बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ। तभी वो जासूस देखता है कि अब तो पीटर के पास में थिन स्नो स्वॉर्ड भी आ चुकी है। तो जू ज़ैंग कहने लगते हैं कि वो मेरे जूनियर है और अगर उसे स्नो स्वॉर्ड नहीं मिलेगी तो आकर किसको मिलेगी। तो वो बंदा शौक करते हुए कहता है कि इसने तो अभी तक इनिशियल स्टेज को भी पार नहीं किया, तो फिर आपने इसको मास्टर की पदवी कैसे दे दी। इसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों ही आगे जा रहे थे। पीटर कहने लगता है कि अब तो मनी गैंग को भी हमने यहाँ से भगा दिया, इसीलिए शायद अब हमें आगे बढ़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जू ज़ैंग कहते हैं कि सिचुएशन उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली जितनी की तुम सोच रहे हो। कल यहाँ पर जो शिपमेंट होने वाली है तुम्हें उसमें से सबसे ज्यादा प्रीशियस आइटम को ढूंढना होगा, जिसके बाद फिर तुम्हें उसको खा लेना होगा। तो पीटर कहने लगता है कि आखिर उससे क्या हो जाएगा। तो जू ज़ैंग कहते हैं कि उसके बाद शुरू होगी तुम्हारी असली कहानी, क्योंकि तब तुम पहली बार सीखोगे कि ब्रेक थ्रू करना किसको कहते हैं। और फिर तभी पीटर जू ज़ैंग से यहाँ के लोगों के बारे में पूछने लगता है। वो कहने लगता है कि आप आकर इतने सारे लोगों के साथ में दुश्मनी क्यों ले रहे हो, मैं जानता हूँ कि जरूर पहले के वक्त में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो जू ज़ैंग कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में इसके बारे में जानना चाहते हो। तो पीटर कहता है कि हाँ, वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा था, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तो फिर जू ज़ैंग पीटर को बताते हैं कि मैं जिनके साथ में दुश्मनी लेता हूँ, मैं जिनको मारता हूँ, उन्होंने पहले के वक्त में मासूम बच्चियों को मार दिया था, जिसकी वजह से फिर मैं उनसे बदला लेने के लिए गया, लेकिन उनके बाकी के साथियों ने मुझे दोबारा से मारने की कोशिश की और यही वो सब कुछ है जो कि आज तक मेरे अंदर छुपा हुआ था। जिसके बाद फिर वो एक घर के पास में पहुंचकर वहाँ पर लिटिल रूबी को सुला देते हैं और वे पीटर से कहते हैं कि अगर तुम पूरी स्टोरी को सुनना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए यहाँ पर पहले अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। कहते हैं कि अगर तुम मेरे 6 हमलों को सरवाइव कर जाते हो तब मैं तुम्हें आगे की पूरी स्टोरी बता दूंगा। तो पीटर जू ज़ैंग के द्वारा किए जा रहे अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड की मदद से काफी अच्छे तरीके से रोक रहा था। जू ज़ैंग का कोई भी अटैक पीटर को टच भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके स्किल्स काफी ज्यादा गजब के हो चुके थे। और फिर वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल कर जू ज़ैंग के स्लेसिंग अटैक्स को भी रोकने लगता है, जिससे कि अब जू ज़ैंग भी समझ चुके थे कि हाँ, पीटर बड़ा हो चुका है और उसकी स्किल्स भी काफी काम की हो चुकी हैं। वो पीटर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें काफी काबिल बना दिया। इसके बाद फिर अब वो दोनों ही घर के अंदर भी आ जाते हैं और पीटर जू ज़ैंग से कहने लगता है कि आप मुझे बताइए कि आखिर उन्होंने लड़कियों की फैमिलीज को क्यों मारा। तो जू ज़ैंग कहते हैं कि तुम बॉर्डर गार्ड्स को तो जानते ही होगे, जो कि एक तरीके से यूं समझ लो कि वो हमारी तरह मॉन्स्टर रेस को आने से रोकते हैं। ये बात है पेई फैमिली को टर्मिनेट करने के पहले की, जब इन्हीं लोगों के द्वारा मैजिक सर्कल को गार्ड किया जा रहा था। और पेई फैमिली के पेई मैन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, जो कि हमेशा ही सच्चाई और
सच्चाई के रास्ते पर चलना जानते थे, जिसकी वजह से फिर उनके काफी सारे कल्टिवेटर्स के साथ में दुश्मनी भी हुई। केवल कल्टिवेशन लीग के अंदर ही उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन जो कल्टिवेशन इमोर्टल्स के लॉर्ड थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके स्टेटस के लिए कोई भी खतरा बने। प्रैक्टिस करने वाले डिसाइपल कभी भी उनका कहा नहीं टालते थे, जिससे कि कल्टिवेशन लॉर्ड ने पूरे 600 सालों का जीवन जिया, जो कि यूं समझ लो कि इमोर्टैलिटी के करीब ही पहुंच चुके थे। लेकिन तभी ये खबर मिली कि कल्टिवेशन लीडर का बेटा पेईमैन के गर्ल के साथ में मैरी करना चाहता है, जिसकी वजह से टियानशा हॉल में इमोर्टल्स की एक मीटिंग को अरेंज किया गया। तो पीटर कहने लगता है कि कोई बिना किसी इजाजत के दूसरे से मैरी कैसे कर सकता है। तो जू ज़ैंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, पेईमिन ने भी उसको मना कर दिया और यही वो डिसीजन था जो कि उसकी जिंदगी को आज से 10 साल पहले ले डूबा। मैं जब वहाँ पर पहुंचा तो सभी लोगों को मार दिया गया था सिवाय इस बच्ची के। इसके बाद तो तुम जानते ही हो कि आखिर क्या क्या हुआ। ये बच्ची तभी से मेरे साथ है और इसके बाद फिर मैं तुमसे भी मिला और मैं ये जानकर भी काफी खुश हूँ कि ये बच्ची तुम्हारे साथ में ज्यादा खुश रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम बचपन से ही इसकी बातें सुनकर भागते आ रहे हो। केवल एक हादसे ने हम तीनों को ही एक साथ मिला दिया। पीटर कहने लगता है कि उस वक्त मैं इसलिए भागा था क्योंकि मुझे लगा कि जैसे मेरी जान खतरे में आ चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इविल मुझे खत्म कर दे। जू ज़ैंग कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, बहुत वक्त हो चुका है तुम्हें ये स्टोरी सुनाते सुनाते, अब जल्दी से सो जाओ क्योंकि कल हम लोगों को बहुत ही ज्यादा बड़ा काम करना है। पीटर कहने लगता है कि बड़े भाई मेरे पास में केवल एक सवाल और रह गया है कि आखिर कल की जो शिपमेंट होने वाली है उसका असली ओनर कौन है। तो जू ज़ैंग बताते हैं कि यूं समझ लो कि वो इविलनेस का राजा है, तुम्हारा काम है वहाँ से केवल पिल्स को लेना और हम लोग वही करेंगे, इसीलिए अब जाओ और जाकर आराम करो। और पीटर कल के बारे में सोचते हुए वहीं पर आराम से सो जाता है। इसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में किसी चीज की शिपमेंट की जा रही थी, जिस पर नजर होती है पीटर और उसके सीनियर की। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द लाऊंगा, साथ ही कल एक और न्यू सीरीज आने वाली है।